हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर चैनल। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की और उसके कॉन्सेप्ट्स की। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और एक सिंपल प्रोबेबिलिटी और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो आज बात करेंगे इस पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। एक फैमिली है जिसके 2 बच्चे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, कि दोनों बच्चे क्या होने चाहिए, बॉय होने चाहिए। और ये दिया हुआ है गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। इट मीन्स कंडीशन इज एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। अब देखिए, बैकग्राउंड आपको पता है कि ये प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम नहीं है प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, दोनों बच्चे क्या होने चाहिए, बॉय होने चाहिए। बट एक कंडीशन भी दे दी कि वन ऑफ देम इज एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। इट मीन्स दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम में अगर हम सबसे पहले बात करें, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। फॉर्मूला जो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, हम लोग ये अप्लाई करते हैं, P E by F इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। यही प्रॉब्लम है, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। यहां पर F वो इवेंट है जो ऑलरेडी अकर्ड है, जो हो चुकी है, ऑलरेडी अकर्ड, यानी ये घटना, ये इवेंट हो चुकी है। और E वो होता है जिसको हमको फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी टू बी फाइंड आउट। यानी जिस इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो E है, और F वो इवेंट है जो ऑलरेडी अकर्ड है और उसका रिजल्ट हमें नोन है। तो सबसे पहला काम हमको ये देखना है स्टेटमेंट पढ़ के कि इन स्टेटमेंट में से E क्या है और F क्या है। तो सबसे पहले E को फाइंड आउट करते हैं। E का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, तो E इवेंट हमारी हो जाएगी, अगर हम बात करें बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, ये हमारी E इवेंट हो जाएगी कि दोनों बच्चे हमारे क्या होने चाहिए, चिल्ड्रन जो होने चाहिए वो बॉय होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले E के बारे में। E जो हो गया, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये हमारी E इवेंट हमने डिफाइन कर ली। क्लियर। पहला स्टेप ये होगा कि हम E इवेंट को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि वो इवेंट जो ऑलरेडी हो चुकी है उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो F इवेंट हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, इसको डिफाइन करेंगे, और वो क्या है, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। यानी कि जो गिवन दैट होगी या जो दी गई होगी वो हमारी इवेंट F होगी। तो इवेंट F हो जाएगा एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। क्लियर। E इवेंट हमने डिफाइन कर ली, F इवेंट डिफाइन कर ली। अब वी हैव टू फाइंड आउट P E ऑब्लिक F, P इंटरसेक्शन F अपॉन PF। अब हमको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले लगाने से पहले हम ये निकाल लें कि जो E इवेंट है इसके साथ एसोसिएटेड कितने फेवरेबल केस होंगे। तो सबसे पहला काम, सैंपल स्पेस लिख लेंगे, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। अब एक्सपेरिमेंट क्या है कि फैमिली के कितने चिल्ड्रन हैं हमारे पास, 2 चिल्ड्रन हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जब सैंपल स्पेस फाइंड आउट करते हैं कि तो जो भी एक्सपेरिमेंट है या जो भी इवेंट है उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उस इवेंट के क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, वो सारे आउटकम का सेट हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। तो इवेंट हमारी क्या है कि फैमिली के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो अगर हम इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि फैमिली के 2 चिल्ड्रन हैं तो इसके आउटकम क्या हो सकते हैं। आइदर दोनों बॉयज हो सकते हैं,
दोनों गर्ल हो सकते हैं, यंगर बॉय हो सकता है और एल्डर गर्ल हो सकती है। इट मीन्स देयर आर 2 बॉयज एंड गर्ल, और जो टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा उसके कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो पहला केस ये हो गया BB, मतलब फर्स्ट वन इज बॉय, सेकेंड वन इज ऑल्सो बॉय। सेकेंड हो गया BG, फर्स्ट वन इज बॉय, सेकेंड वन इज गर्ल। थर्ड केस हो गया GB, फर्स्ट वन इज गर्ल, सेकेंड वन इज बॉय। एंड द फोर्थ वन इज GG, बोथ आर गर्ल। क्लियर? तो BB, BG, GB और GG, ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हो गई सैंपल स्पेस के साथ, BB, BG, GB एंड GG। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इवेंट E। अब E इवेंट जो है कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, तो दोनों चिल्ड्रन क्या होने चाहिए? बॉयज। तो एक ही पॉसिबिलिटी है BB, E हो गया हमारा BB। क्लियर? अब बात करते हैं F जो है, एटलीस्ट वन ऑफ दम इज बॉय, कम से कम एक बॉय होना चाहिए, यानी एक बॉय या 2 बॉय। तो एक बॉय BG, GB एंड BB। अब इसको ध्यान समझे, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय का मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए। तो कम से कम एक बॉय का मतलब बॉय गर्ल, गर्ल बॉय या दोनों बॉय, तो BB हो गया। तो F में 3 एलिमेंट हो गए, BG, GB और BB, और E में एक ही एलिमेंट है क्योंकि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। क्लियर है? अब बात करते हैं E इंटरसेक्शन F की। तो E इंटरसेक्शन F का मतलब है इन दोनों में कॉमन। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें और इसमें एक ही केस कॉमन है, BB एंड BB। तो E इंटरसेक्शन F का जो पार्ट हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? BB, यानी बोथ द बॉयज, बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। एक बार आप लॉजिक क्लियर कर लेंगे तो न्यूमेरिकल जो सॉल्विंग है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू डेवलप द लॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो E इंटरसेक्शन F हमारा BB आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट PF एंड P इंटरसेक्शन F। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया PF निकालना हमारा। PF 1 2 3 फेवरेबल केस हो गए 3। सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो PF हो गया हमारे पास 3/4। आपको पता है PF का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केस इन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो 3/4 हमारा PF आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट PE इंटरसेक्शन F। तो PE इंटरसेक्शन F हो गया हमारे पास, फेवरेबल केस 1 है और सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास? 4 है। अब हमारे पास PF निकल गया, P इंटरसेक्शन F निकल गया। अब केवल हमको क्या करना है, इसमें फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो P इंटरसेक्शन F 1/4 है, PF 3/4 है। वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, 1/4 ऑब्लिक 3/4 कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। इट मीन्स 1/3 is the probability that if a family has 2 children, when both the children are boys and given that at least one of them is boy। अब इसको कॉन्सेप्चुअल करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि PE/F का सैंपल स्पेस क्या होगा? PE/F का सैंपल स्पेस होगा जो F इवेंट है उसके फेवरेबल केस। तो F इवेंट के फेवरेबल केस कितने हैं? 3। ध्यान समझिएगा, PE/F का जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा? जो F है F इवेंट के फेवरेबल केस। तो 1 2 3 केसेस हो गए और E के साथ एसोसिएटेड कितना है? 1।
इट मीन्स P बाई E बाई F डायरेक्टली यू हैव टू फाइंड आउट 1/3। ये विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, और ये जो दूसरी अप्रोच है ये कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आप P E बाई F की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पहला वाला क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन द सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंके गए और अगर पहली डाइस में जो नंबर आ रहा है वो मोर देन 4 है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 9। अगेन दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे हमने फाइंड आउट किया? क्योंकि हमको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 9, ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, बट यहां पर कंडीशन दे रखी है कि पहला नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मोर देन 4। इट मीन्स दिस इज द नॉट ए सिंपल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये केवल और केवल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन के आधार पर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहला स्टेप अगेन वही सेम फॉर्मूला यही रहेगा। पहला स्टेप हम E और F को डिफाइन कर देते हैं। E इवेंट वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 9। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 9। क्लियर है? अब बात करेंगे F इवेंट की। F इवेंट का मतलब वो इवेंट जो हो चुकी है तो और जिसका रिजल्ट हमें नोन है। तो इवेंट हमको नोन क्या है कि पहला नंबर जो होना चाहिए डाइस में वो मोर देन 4 होना चाहिए। फर्स्ट नंबर इज मोर देन 4। पहला नंबर 4 से ज्यादा होना चाहिए। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है? 2 डाइस हमने फेंकी है, तो सबसे पहले उसके साथ एसोसिएटेड सैंपल स्पेस क्या होगा। अगेन प्रीवियसली क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि अगर हम 2 डाइस फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 1 से लेकर 2 6, सिमिलरली 6 1 से लेकर 6 6। देयर आर 36 केसेस, क्योंकि हमने कितनी डाइस फेंकी हैं? 2 डाइस फेंकी हैं। तो एक डाइस अगर आप फेंकेंगे तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, एंड इफ यू आर थ्रो 2 डाइस तो 2 डाइस फेंकेंगे तो 6 × 6 यानी कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी? 36। ये सारी पॉसिबिलिटी इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हमारा कितना हो जाएगा? 36। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2, इसको मैं लिख भी सकता हूं ऐसे 3 1 4 1 लिख लेते हैं, 5 1 5 6 6 1 6 6, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। तो देयर आर 36 केसेस एसोसिएटेड विद दिस सैंपल स्पेस। अब सबसे पहले हम E के एलिमेंट्स को तैयार करेंगे कि E में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। तो एक बार इसको क्लीन आउट कर देते हैं। अब देखिए E के एलिमेंट्स क्या होंगे। E क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 9। सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो 9 सम के लिए हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम अगर हम डाइस फेंकेंगे तो हमारा जो नंबर है वो कितना आएगा? 6 आएगा। इट मीन्स अगर हम 6 से शुरू करें और हमको 9 चाहिए तो कितना होना चाहिए? 6 3। ये एक प्रोसीजर है करने का। 6 3, देन इसको एक रिड्यूस कर दीजिए और इसको एक इंक्रीज कर दीजिए 5 4।
अगेन सम कितना हो जाएगा 9, 5 + 4 9। मैक्सिमम से स्टार्ट किया 6 और चाहिए सम हमको कितना 9, तो 6 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, बेसिक चीज़ है आपको पता है 3, तो 6, 3, फिर इसको एक रिड्यूस करेंगे और दूसरे वाले को एक इंक्रीज करेंगे 5, 4, फिर इसको रिड्यूस करेंगे और इंक्रीज 4, 5, फिर रिड्यूस 3, 6। कब तक करेंगे, जब तक कि यहाँ क्या ना आ जाए मैक्सिमम। और शुरू कहाँ से करेंगे, मैक्सिमम से। तो मैक्सिमम से शुरू किया और कब तक किया, जब तक कि सेकंड वाले में भी मैक्सिमम ना आ जाए। तो ये एक वर्किंग प्रोसीजर है, अगर हमको सम निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये ई के हमारे एलिमेंट्स तैयार हो गए। देयर आर 4 एलिमेंट्स 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6। अब एफ निकालेंगे कि पहला नंबर मोर देन 4 होना चाहिए। तो मोर देन 4 का मतलब है कि पहला नंबर हमारा ये होना चाहिए। तो यानी क्या हो जाएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 1, 2, 3। अब देखिए फर्स्ट नंबर इज मोर देन 4, ये कंडीशन दी है, तो 4 से ज्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, पहला नंबर 5 होना चाहिए। तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 मैक्सिमम तक जाएंगे, या 6 भी हो सकता है, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। क्लियर है। अब हमको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन 5, 4 होगा और 6, 3 होगा। ये और ये इसमें नहीं है, ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन 5, 4 है, 5, 4 यहाँ भी है, 6, 3 यहाँ भी है, 6, 3 और 5, 4 यही दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, ये एलिमेंट यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा हो जाएगा 5, 4 और 6, 3। क्लियर है। अब सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो अब केवल और केवल हमको फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, फेवरेबल केस 2 हैं, सैंपल स्पेस हमको पता है इसके साथ कितना है 36, तो 2/36। पी एफ निकाल लेते हैं। एफ के फेवरेबल केस कितने हैं, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देयर आर 12 फेवरेबल केसेस या 12 केसेस एसोसिएटेड विद द इवेंट एफ। एफ जो इवेंट है उसके साथ कितने केस एसोसिएटेड है, 12 केस। तो पी एफ हमारा कितना हो जाएगा 12/36। अब जस्ट फॉर्मूला हमको यहाँ पर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको अगेन, अगर हम जाएं फॉर्मूले में तो फॉर्मूला हमारे पास होता है पी ई बाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यही फॉर्मूला हमारे पास, अप्लाई कर देते हैं। 2/36, 12/36 कैंसिल, 2/12। नाउ द आंसर इज 1/6। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/6। इट मीन्स 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी if 2 dice are thrown and the first number on the dice is more than 4, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सम क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन कि किस तरीके से जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अगेन पहला स्टेप होगा राइट द इवेंट ई, सेकेंड स्टेप होगा राइट द इवेंट एफ, then find out the sample space associated with the random experiment। sample space में क्या होगा, then write out the event E के elements क्या होंगे,
इवेंट एफ के एलिमेंट क्या होंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ जो कॉमन है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे। उसके बाद पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, पी एफ क्या होगा, और लास्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है पी ई बाई एफ, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इस तरीके से ये अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही क्लियर और क्लीन अप्रोच है। इसी अप्रोच को आप प्रॉब्लम जो भी आएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की उसको फॉलो करेंगे। और एक बात तो तय है कि अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जस्ट एक सिंपल प्रोबेबिलिटी जैसे आप करते चले आए हैं उसी तरह की प्रॉब्लम आपको लगेगी। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।